बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शाम साहब, आज हम सियासी ख़बर से प्रोग्राम का आगाज़ नहीं करें बल्कि अवामी अहमियत के हामिल एक इशू से हम प्रोग्राम का आगाज़ करना चाह रहे हैं। मुराद मेरी है सरकारी मुलाजमीन। अवामी इशू की जब मैं बात करता हूँ, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन के हवाले से पिछले कुछ रोज़ से कई ख़बरें गर्दिश में थीं। शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट की सूरत में तरदीद की, कुछ मामलात की, लेकिन कहा जाता है कि अब इनकी तनख्वाहों से जो सालाना इंक्रीमेंट है वो ख़त्म होने का इम्कान है। उम्र 55 बरस करने का पर गौर हो रहा है और सरकारी मुलाजमीन के हवाले से एक नई पॉलिसी जो है वो तैयार की जा रही है। तो इस हवाले से सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों सरकारी मुलाजमीन हैं जिनको तशवीश भी है, जो ये जानना चाहते हैं कि मामला है क्या, कौन सी खबर दुरुस्त है, कौन सी खबर गलत है। तो मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज गिल साहब हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर बाद। उनसे हम तफसील से बात करेंगे कि जाना जा सके कि आखिर किन खतूत पर गवर्नमेंट सोच रही है। फिर आज कैबिनेट का इजलास भी था जिसमें कि इलेक्ट्रिक का मामला भी ज़ेरे बहस आया, उस पर भी उनसे बात करेंगे। और फिर शेख रशीद साहब ने आज एक तजवीज़ दी कि जिस तरह बाकी कारोबार खोले जा रहे हैं तो होटल्स और शादी हॉल्स भी खोले जाएँ। हालांकि उनकी इस तजवीज़ को ज़्यादा पजीराई नहीं मिल सकी, अलबत्ता ये मामला ज़ेरे बहस आया ज़रूर है। तो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से शामी साहब जो खबरें मैंने डिस्कस की उस पर आपकी टेक क्या, पहले मैं आपसे जान लूँ किस किस्म की पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए एक ज़माने में तो सरकारी मुलाजमीन की जो रिटायरमेंट की उम्र थी वो 55 साल थी जी। उसके बाद जो फिर सेहत के मामलात बेहतर होते गए और तो उसमें फिर अजाफा होता गया रिटायरमेंट की एज में भी जी। अब 60 साल की ये उम्र है और हाई कोर्ट ये और सुप्रीम कोर्ट के लिए तो उसमें 62 साल और शायद 65 साल है जी। और 60 साल के बाद भी सरकारी मुलाजिम जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से उनमें काम करने के काबिल होते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स हैं ख़ास और प्राइवेट अदारों में काम करते हैं, डॉक्टर इसी तरीके से रिटायर नहीं हो सकते जी। लेकिन जो हमारा निज़ाम है, जो बरतानवी हुकूमत की देन है, उसमें पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद और ये बोझ जो पेंशन का अब बढ़ता जा रहा है और हुकूमत इसको कुछ कम करना चाहती है। तो इसमें बड़ी तरह तरह की तजावीज़ ज़ेरे बहस आती हैं और एक ये भी है कि इसका कोई ट्रस्ट अलग से बना दिया जाए तो जो कटौती हो उनकी सरकारी मुलाजमीन की वो फिर वहाँ इन्वेस्ट हो, वहाँ से उनको पेंशन्स मिलें। इंडिया में कुछ इस तरह का तजर्बा हुआ है। तो पाकिस्तान में ये बजट पर एक बड़ा बोझ है, लेकिन जो हमारी देखिए जब से सरकारी मुलाजमत का आगाज़ हुआ है बरतानवी यानी हुकूमत के कब्ज़े के बाद हिंदुस्तान में और बर्रे सगीर जनूबी एशिया में, तो ये जो स्ट्रक्चर इसी तरीके से चल रहा है। तो इसकी जो तब्दीली है वो कोई आसान काम नहीं होगी और नहीं होगा और उसके लिए बड़ी एक जद्दोजहद भी करनी पड़ेगी, लोगों को कायल भी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ लोग सरकारी मुलाजमत को इसीलिए तरजीह देते हैं कि बस मुलाजम हो गए तो उसके बाद पेंशन भी मिल जाएगी वगैरह वगैरह। बिल्कुल ठीक है, तनख्वाह आएगी फिर पेंशन मिल जाएगी। अगर हुकूमत के पास कोई तजवीज़ है वो उनसे पूछ लेते हैं। शहबाज साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये अवामी अहमियत का हामिल एक मसला था क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों अफराद का मुस्तकबिल इससे जुड़ा होता है। आपने एक ट्वीट की सूरत में एक ख़ास तासुर को ज़ायल करने की कोशिश तो की, लेकिन सोचा कि आपसे तफसील से हम बात कर लें। सालाना इंक्रीमेंट ख़त्म हो रहा है या उम्र 55 बरस की जा रही है? पहले इन दो इशूज़ को एड्रेस कीजिए सर। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए बात यह है कि जब भी गवर्नमेंट में डिफरेंट अदारे काम कर रहे होते हैं और अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट हो जो रिफॉर्म्स करना चाहती है तो उसमें हर तरह के मशवरे शामिल होते हैं, हर तरह की बात आती है सामने। सही। लेकिन उसका मतलब हरगिज नहीं कि किसी किस्म का कोई फैसला किया गया है। और हमारी हुकूमत स्पेशली कोविड के दिनों में आप किस तरीके से किसी को बेरोजगार कर सकते हैं या जब लोग पहले ही माली मसाइल में घिरे हुए हैं आप किस तरीके से उन पर और बोझ डाल सकते हैं। बल्कि प्राइम मिनिस्टर दिन रात आजकल कीमतों को कम करने के लिए, आवाम की जिंदगी आसान बनाने के लिए कर रही है। जैसा कि शामी साहब अभी फरमा रहे थे कि हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो रिफॉर्म के ऊपर बिल्कुल काम हो रहा है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट इसमें ये होगी कि जब काम होगा ये कोई ऐसी कोई साजिश वाला काम तो नहीं है कि शाम में कोई हमने रात के छुपे हुए टाइम में रिफॉर्म होनी है। जब रिफॉर्म्स का पैकेज फाइनल हो जाएगा तो वो
सारे स्टेक होल्डर्स, जैसे आप दोस्त हैं, मीडिया के दोस्त हैं, उनको भी बुलाया जाएगा। हतमी फैसला लेने से पहले आप लोगों से भी शेयर किया जाएगा, राय ली जाएगी। लेकिन एक बात तो तय कर दी ना आपने कि खबर में सदाकत नहीं है। नहीं, ऐसी किसी, देखिए पूरी दुनिया में हो ही नहीं सकती कि आप किसी की पेंशन खत्म कर दें। रिफॉर्म जरूर होती हैं। मैं जहाँ पे, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं जहाँ पर यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ अमेरिका में, वहाँ पर भी पेंशन जो हैं उनको अमेरिका में चेंज किया गया, उनका मॉडल खत्म नहीं किया गया, काम करते रहे हैं। जी, वहाँ पर भी उनको चेंज किया गया मॉडल को, वहाँ पेंशन को। और वो चेंज इसलिए किया गया कि वहाँ उनकी इकोनॉमी नहीं वजन उठा पा रही थी जितने लोगों को पेंशन देना पड़ रही थी उन्हें। तो उन्होंने उसका मॉडल, ये नहीं कि पेंशन बंद की, लेकिन उन्होंने उसका मॉडल चेंज किए। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, या अगर कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसकी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से उन्होंने बैंक में करनी है। यहाँ पे भी सोच विचार हो रही है कि किस तरीके से हम बेहतर करें सिस्टम का। किसी की पेंशन खत्म नहीं करें, बल्कि उस पेंशन के फंड को बेहतर मैनेज कैसे करेंगे लोगों को। अच्छा, अब दूसरे नुक्ते पर भी जरा दूसरे नुक्ते पर भी रहनुमाई फरमाइएगा कि उम्र 55 बरस करने के हवाले से भी संजीदगी से गौर हो रहा है? नहीं जी, ऐसी कोई इसके ऊपर कोई, बिल्कुल मैंने आपको जैसे कहा कि मैं पंजाब में था तो वहाँ पर पहले एक चीज के ऊपर डिस्कशन हो रहा था कि उम्र 63 साल कर दी जाए। अच्छा, गौर होने का मतलब भी आगे जा रहे थे। ठीक है जी। तो एक लोग जो है उन्हें उनकी ये भी डायरेक्शन दी। अच्छा, किसी की सजेशन ये भी होगी कि 55 हो जाए, किसी की सजेशन होगी 58 हो जाए। मैंने बताया कि ऐसी 100 प्रपोजल्स होती हैं। इसका मतलब हरगिज नहीं कि वो कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी बन गई या उस पर डिसीजन हो गया। लोग, बिल्कुल हो सकता है किसी ने, मेरे इल्म में ऐसी कोई नहीं, लेकिन हो सकता है किसी के ज़हन में ऐसी प्रपोजल हो। और तीसरा एक किसी से जुड़ा तीसरा नुकता था शहबाज साहब। ठीक मेरे ख्याल में तो 60 से ऊपर होनी चाहिए। देखिए माशाल्लाह शामी साहब हमारे लिए कितने प्रोडक्टिव साबित हो रहे हैं अपने 60 सालों के बाद। नहीं, ये तो शोभा, ये तो सरकारी मुलाजमत नहीं है ना, ये तो सहाफत का मैदान है। आप सारी उम्र सहाफी रहते हैं जब तक। जी शामी साहब कुछ कह रहे हैं। देखिए, असल में जब से सेहत की सहूलतें बेहतर हुई हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, तो जरूरत इस बात की है कि उम्र बढ़ाई जाए। देखिए, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्किल्ड लोग हैं, उनको आप घर भेज दें तो प्रोडक्टिविटी उससे मुतासर होती है। तो ये तो उम्र को बाज़ शोबों में तो बढ़ाने की जरूरत है, कम करने की जरूरत नहीं है। और बाज़ शोबों में कम हो सकती है। जी, बिल्कुल मैं स्ट्रांगली एग्री करता हूं, और ये रैशनल होनी चाहिए। और शामी साहब आप देखेंगे, अगर कभी को हो सकता है कुछ चीजों में बढ़ जाए, हो सकता है कोई 1-2 साल कहीं का, लेकिन ये जो खबरें हैं 55 पे लोगों को रिटायर कर देना है, पेंशन खत्म कर देनी, ये सिर्फ अफवाहसाजी है। एक तीसरा नुकता था गेल साहब, ये जो एनुअल इंक्रीमेंट खत्म होने का इम्कान था, इस हवाले से भी खबर में पढ़ रहा था कि IMF की कोई प्रोपोर्शंस हैं, तजावीज़ हैं, जिसके बाद प्रोबेबली ये एनुअल इंक्रीमेंट खत्म करने की अगेन मैंने आपको ये बताया कि ये अगेन वही अफवाहसाजी है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। अब मैं दोबारा एग्जांपल देता हूँ। मैंने ये भी देखा है, मैंने रिकॉर्ड में ये भी देखा है कि कुछ खास दफ्तरों के एम्प्लॉइज को एक ही महीना काम करने के लिए, मतलब बजट बन रहा है तो 6 तनख्वाहें इकट्ठी दे दी एक ही टाइम में, और बाकी सारे जो है बेचारे एक तनख्वाह भी गुजारा कर रहे हैं। तो ऐसी डिस्क्रिपेंसीज के ऊपर गौर जरूर होता है कई दफा, लेकिन लोगों की इंक्रीमेंट वैसे ही खत्म कर देना ये गलत बात है, ऐसा नहीं होगा। ठीक, सवाल अभी तो गिल साहब सरकारी मुलाजम सरकारी मुलाजम तो मुतालबा कर रहे हैं कि इंक्रीमेंट के अलावा उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। कोई 20% चाहता है, कोई 50% चाहता है, कोई 100% चाहता है। लेकिन असल बात यह है कि उनको पार्ट टाइम जॉब्स करनी चाहिए। अगर उनको यानी जॉब्स की फरावानी हो तो काम करें ताकि फिर ज़्यादा कमाई कर सके। खजाना तो इतना बोझ नहीं उठा सकता। ये शामी साहब, ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमें इसको घर की तरह ट्रीट करना पड़ना है और सबको मिलजुल के इसका हल निकालना पड़ना है। आने वाले वक्त में जैसे अभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, CPEC है, दूसरी चीजों में इकोनॉमिक एक्टिविटी रीजनरेट हो रही है। आपके सामने 10-15 साल तो हमारे पहले टेररिज्म में गुजर गए 2000 के बाद से, तो हमें उसका बहुत धक्का लगा। उसके बाद इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई, उसका हमें धक्का लगा। अब इंशाल्लाह पांव पे खड़े हो रहे हैं दोबारा। ये इकोनॉमिक जब ट्रांजिशन में से हम गुजरेंगे तो इंशाल्लाह आप देखें, इस टाइम हमारी एक्सपोर्ट बहुत ही अनबिलीवेबली, अल्लाह का बहुत शुक्र है लाख बार, कि कोरोना के बावजूद हमारी एक्सपोर्ट जो है उसमें बहुत बेहतरी साइन नजर आए हैं। अगर आप जून के महीने में देखें तो रिकॉर्ड
पूरे एक रैकेट जो है वो हमारे पास जो रेमिटेंसेज हैं वो हाईएस्ट जो उनकी अमाउंट है वो आई है। और दैट शोज जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनकी पाकिस्तानी इकोनॉमी, पाकिस्तानी करंट गवर्नमेंट और उसकी पॉलिसीज के ऊपर उनका जो ट्रस्ट और एतमाद है वो आपको शो करता है कि उन्होंने किस कदर एतमाद शो किया और उन्होंने अपने रेमिटेंसेस जो है उसमें इजाफा किया है। उसके साथ साथ आज ही एक डेवलपमेंट हुई जो मैं ब्रेकिंग आपके शो के ऊपर बता देता हूँ, जरूर, जो अभी तक शायद मीडिया पे खबर नहीं होगी, और वो ये है कि पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब ने अहकाम दिए थे कि आटे की कीमत कम करें, जिस तरह से मर्जी करें, लेकिन गरीब को आटा जरूर सस्ता दें। कोई तकरीबन 1 अरब के करीब वहां से चीनी जो है वो पकड़ी थी 1 अरब के करीब पंजाब में होल्डर से। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अहकाम दिए थे कि आप हर सूरत इसकी कम करें कीमत जो है वो आटे की। पंजाब ने अब ये क्या किया है कि पंजाब 6 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहा है हर महीने, 6 अरब की सब्सिडी दे रहा है हर महीने, जिसकी वजह से आज लाहौर समेत पूरे पंजाब में 860 रुपए पर 20 केजी का आटे का थैला आपको मिल रहा है। तो आपको 860 रुपए का मिल रहा है। लेकिन हमें जो चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि सिंध ने रिफ्यूज कर दिया कि हमने अपनी जो गंदम है वो रिलीज नहीं करनी, और वहां पे 1071 रुपए पर 20 केजी मिल रहा है, जिस पर आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत सख्त हदायत दी हैं कि आपको पिछली दफा भी सिंध में आटे की शॉर्टेज हुई थी और पूरे मुल्क को उसकी कीमत पे करनी पड़ी थी। तो आपको अब दोबारा ये काम नहीं करने दिया जाएगा। आप गंदम रिलीज करें या आप इंपोर्ट करें। हम इंपोर्ट भी खोल दिया हमने ताकि गरीब को आटा सस्ता मिले। अब 81,000 टन अभी तक पंजाब जो है वो रिलीज कर चुका है। 6 अरब रुपए काबिल तहसीन है जी, बिल्कुल। लेकिन अब अल्लाह का दिल साहब एक बात जी शामी साहब, देखिए ये बड़ी अच्छी बात है। एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ, ये हम शुगर की कीमत का हर वक्त शोर मचा रहता है, जबकि शुगर की कोई कीमत हुकूमत ने मुकर्रर नहीं की, ना मुकर्रर करती है। हुकूमत गन्ने की कीमत मुकर्रर करती है और शुगर की कीमत जो है वो मार्केट फोर्सेस मुतय्यन करती हैं। तो अगर ये इतना ही हंगामा है तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि शुगर की कीमत भी आप मुकर्रर करने का सिलसिला शुरू कर दें, जिस तरह आपने आटे की कीमत मुकर्रर की है, ताकि ये मसला ही ना हो सर। अच्छा सर, इसमें ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है अपना शामी साहब, क्योंकि ये इशू बहुत सालों से चल रहा है और अवाम का एहसास हो रहा है। शुगर की गन्ने की कीमत तो हमने दे दी, लेकिन कितनी कास्ट आती है शुगर की वो किसी को नहीं पता होता। और वो डिटरमिन कौन कर रही थी सालों से? जो पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन थी, वो खुद ही बताती थी हमारी कीमत इतनी आती है। और जो बाद में अभी जब तहकीक हुई और जो कमीशन की आल्दो के उस रिपोर्ट के ऊपर बात नहीं कर सकता क्योंकि मौजूद अदालत ने उस पर बयानबाजी से रोका है जी। तो इसलिए उसमें बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। वो चीजें चले जी, तो हमें उसमें करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी जी। इस वक्त मुल्क में कोई कानून नहीं है जो मुनाफे की शरह मुकर्रर करता हो। आपने मुनाफा 10% लेना है, 20% लेना है, जो चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं आप उसकी कीमत का तयन कर सकते हैं। तो नया मैकेनिज्म अगर आप बनाते हैं तो शुगर मिल्स वालों के साथ बैठकर एक नया मैकेनिज्म आपको बना लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, आपकी बात शामी साहब बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसके साथ साथ फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आपको पता है, अगर कहीं पर बहुत ही ज्यादा मुनाफा लिया जा रहा है तो वहां भी हुकूमत ने कार्रवाई करनी है। तो ये तमाम चीजें हमें देखनी पड़नी है और इस पर काम करना पड़ना। ये कॉम्प्लेक्स इशू है मेरी आपकी की है। ठीक है, चलिए शाम साहब, इस पे ज़रा अगला मौजूद मैंने रखा हुआ, आपकी राय मैं लूँगा, लेकिन गिल साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा आज के इलेक्ट्रिक का बात भी उनसे कर लेते हैं। कैबिनेट में भी ये मसला आया, तो हतमी फैसला नहीं हो सका प्राइसेस बढ़ाने का या ना बढ़ाने का। प्राइम मिनिस्टर इसके खिलाफ थे कि भी पहले बिजली नहीं मिल रही, कैसे बढ़ा दी जाए कीमतें। तो के इलेक्ट्रिक पर क्या टेक है, क्योंकि आपकी ही पार्टी के रुकनी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत खुद धरने में गए और शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं कि उन मामला पर उनको ऑन बोर्ड नहीं किया जाता जो उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए, के इलेक्ट्रिक का जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है और वो आपको पता है कि वो जब ये सारे मौदे हुए, ना सिर्फ के इलेक्ट्रिक बल्कि जितने भी आईपीपी के मौदे हुए बहुत महंगे हुए। आज हम ना सिर्फ जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उसकी भी कीमत दे रहे हैं, बल्कि हम अपने कैपेसिटी चार्जेस भी दे रहे हैं। तो ऐसी सारी सिचुएशन में हमें इस सारे मामले को दोबारा देखना पड़ रहा है। आपके सामने बहुत जल्दी इसका आसद उमर साहब भी इसमें इन्वॉल्व हैं, कराची के दूसरे MNAs भी बहुत जल्दी इसमें हम आपको इंशाल्लाह अच्छी खबर दें।
तो लगे हाथों डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की भी सुन लें, वो बड़े बेताब हैं, धर्मों में जाना पड़ता है उनको, शिकायत करते हैं, वो शिकायत करते हैं कि आप लोग नहीं सुनते उनकी भी सुनेंगे। नहीं, हमारे भाई हैं, उनकी भी सुनेंगे। चलें शेख साहब ने जी शामिल साहब इसलिए सुन लें कि वो हमारे भी पेटी भाई हैं, यानी उनका ताल्लुक मीडिया से भी है, इसलिए हम चाहते हैं उनकी जरूर सुनी जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते आज शेख साहब ने जो तजवीज़ दी थी शादी हॉल्स की, मार्केट्स की, होटल्स खोलने की, कि बाकी इदारे खोले जा रहे हैं, कारोबार खोले जा रहे हैं, तो इनको भी खोल दें, तो उस पर कोई डिसीजन हो सका या अपोज कर दी गई तजवीज़? देखिए सर, अभी इस पे कहना कुछ भी कबल है, नीचे आना शुरू हुए हैं। हम नहीं चाहते हम कोई भी गलती करके इंसानी जानों का ज़िया करें। शादी हॉल और स्कूल्स और ये ऐसी जगह जहां बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, हमें एहसास है कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है फाइनेंशियल, लेकिन उसके साथ साथ हमने कीमती जानें भी देखनी है। जैसे ही हालात बेहतर हुए, इस टाइम पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर भी मेरे साथ खड़े हैं, वो भी अभी यही सोच विचार करके हटे हैं यहाँ पर। तो जैसे ही हालात बेहतर हुए उसके साथ फैसले लिए जाएंगे। उजलत में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इंसानी जानों की और उसके साथ साथ लाइवलीहुड और इकोनॉमी को भी देखना है। एहसन इकबाल साहब ने देख रही है। एहसन इकबाल साहब ने वज़ीर आज़म के खिलाफ रेफरेंस के लिए नैब में दरख्वास्त दायर कर दी आज के वो फंड्स रिलीज़ नहीं कर रहे। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे आसो ट्रफ की डेट ख़त्म हो गई, करोड़ों का नुकसान हुआ, तो कहते हैं कि जी ये ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म है, तो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर नैब में। अच्छा, वो कई दफ़ा होते हैं, मैं बताता हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ, कुछ दोस्त जो होते हैं वो हुकूमत में आके एक्सपोज हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, हमारी हुकूमत में भी देखा होगा, पिछली हुकूमतों में भी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का कॉल भी है कि कुछ लोगों को इक़्तिदार ताकत जो है वो एक्सपोज कर देती है, तो कुछ लोगों को लेकिन अपोजिशन में आना एक्सपोज कर देता है। और एहसन इकबाल साहब उनमें से एक हैं। एक ट्वीट सुबह करते हैं, एक दोपहर करते हैं, एक शाम करते हैं, एक रात के 2 बजे करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा किसी परेशानी में है। मुझे पता है हुकूमत के दौरान वो 2-2, 3-3 लाख का एक खजूर का पौधा बेचते रहे हैं। ये आपके मेन बुलेवर्ड पे लगे हुए हैं उनके दिए हुए खजूर के पौधे। थोड़ा सा सांस लें, वो एक उर्दू का मुहावरा है कि मियाँ छुरी तले जरा थोड़ा सांस लो, अभी थोड़ा सा सांस लें। सारे उनके सामने उनके सबूत भी आ रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी भी होगी, फंड्स तो वो क्या सोने की खजूरें लगती थी उन दरख्तों को? वो आप पूछिए और उनके भाई से। आप चाहते थे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर, मगर एक बात आप दीजिए ना, डॉक्यूमेंट दीजिए ताकि मैं उनसे पूछ सकूं, क्योंकि आपने ऑन एयर ये बात की है ना। नहीं उनका, मगर जामी साहब एक बात सुन लेना, उनका कोई बिजनेस नहीं है इस किस्म का, उनके भाई इस बिजनेस में है, वो खुद जी मैंने पहले कहा भाई, बिल्कुल भाई बिल्कुल भाई। और मेरे पास भी शामी साहब आजकल बहुत सारे लोग आते, यकीन कीजिए परसों भी आया हुआ था एक बंदा कि गिल साहब आपने कुछ नहीं करना, आप ना को भाई कजन आगे कर दें, फलां चीज में इतना माल आपको बना देंगे, आप मुझे पर्सनली पूछ लें तो मैं नाम भी बता दूंगा, आपके भी अच्छे दोस्त हैं वो मेरे पास आए हुए थे कि अपना को मेरा ख्याल है गिल साहब अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बातें सारी ना आपसे मतलब ये कि ये भाई करते होते हैं शामी साहब, बिजनेस भाई करते होते, बंदा खुद थोड़ी करता होता है। ठीक बात, ऐसे ही बनता है एक भाई। चले मैं ये जरा सोने की खजूरों की कहानी आपसे पूछूंगा, डॉक्यूमेंट्स में आपसे लूंगा, मैं इसे परसू करूंगा सर, एहसन इकबाल साहब से बात करूंगा इस मौजू पर, आपसे बाकी बात जो है ना बाद में होगी। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया जनाब शहबाज गिल साहब। लेकिन सर ये तो बात कहीं से कहीं निकल जाती है, लेकिन मैंने मौजू वो छेड़ दिया एहसन इकबाल साहब का। देखिए जी फरमाएं। एक बात सुनिए, आसन इकबाल के भाई हैं, वो अरसा दराज से ये काम कर रहे हैं, पौधे और नर्सरीज बनाते हैं और लैंडस्केपिंग करते हैं, तो इसलिए हर शख्स को हक हासिल है कि बिजनेस कर सके, इस पे भी हमें थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो काबीना ने या वजीर आजम ने ये जो शादी हॉल्स का मसला है और दूसरा ये NCOC के सुपुर्द कर दिए। देखिए ये जो अदारा बना है ये उसने फैसले करने हैं, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने ये बहुत ठीक किया है कि वो अदारा ये फैसले करेगा कि कब कौन सा बिजनेस खुलना चाहिए। शेख साहब की तरह गाड़ी नहीं चलाई जा सकती, एक्सीडेंट जितने मर्जी हो जाए बस गाड़ी चला दी जाए, ऐसे नहीं हो सकता। चलें एक ब्रेक आ गई और फिर ये स्टोरी जिसका हमने जिक्र किया है अभी, एहसन इकबाल साहब ने जो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ रेफरेंस के लिए नैब में दरख्वास्त दायर की है, उसकी बुनियाद क्या है, वो चाहते क्या हैं और इस पर कानूनी माहिरीन की क्या राय है, एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। एहसन इकबाल साहब ने वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ रेफरेंस के लिए नैब में
आज दरख्वास्त दायर कर दी, वो खुद नैब में पेश हुए। दरख्वास्त का मतन भी उन्होंने मीडिया से शेयर किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या बुनियाद फराहम की इस दरख्वास्त के पीछे, ज़रा वो सुनिए और देखिए। दिसंबर में नैब ने मुझे गिरफ्तार किया था नारोवाल स्पोर्ट सिटी के एक झूठे मुकदमे में। नैब के बकौल वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया था कि खेल जिन्हें डिवॉल्व किया जा चुका है वो सूबाई दायरा इख्तियार है। इन्होंने PSDP से सूबाई सब्जेक्ट का मंसूबा क्यों फंड किया? तो जनाब, क्या आज कोई इस हुकूमत से पूछने वाला है? इस साल की जो PSDP है PTI हुकूमत की, उसमें यूनियन काउंसिल के लेवल के मंसूबे हैं। इमरान अहमद नियाजी साहब ने आते साथ फंडिंग बंद कर दी, काम रोक दिया। नतीजा ये निकला कि करोड़ों रुपए की एस्ट्रो टर्फ ज़ाय होगी। एक विलफुल डिफ़ॉल्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मुकदमा बनाएं जिससे कि अरबों रुपए का इस कौमी मंसूबे को नुकसान किया गया है। नैब का इदारा, क्या इसको PTI की करप्शन नज़र नहीं आती? तमाम रेफरेंस लाएंगे PTI के खिलाफ और देखेंगे नैब जो कहता है कि जी हम फेस नहीं देखते, केस देखते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, आज मैंने आपके सामने एक केस पेश किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें हैंडसम फेस नहीं देखेंगे, आप ये केस देखेंगे। पाकिस्तान के अरबों का नुकसान हुआ है। शाम साहब, आपने यासिन इकबाल साहब की गुफ्तगू सुनी। वो ये कह रहे थे कि 86% फंडिंग तो इस प्रोजेक्ट की हो चुकी थी, नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स की। बाकी जो 14% रह गई थी वो रोक दी गई, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ करोड़ों रुपए का, जिसका वो जिक्र कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिस पे इंक्वायरी चल रही है, तफ्तीश चल रही है, या उसको देखा जा रहा है मुख्तलिफ जावियों से, उस पर काम जारी रहना चाहिए। देखिए, एक मंसूबा जो है अगर वो 80% 85% मुकम्मल हो गया है तो फिर उसकी फंडिंग रोकना जो है बहुत बड़ी ज़्यादती की बात है। और पाकिस्तानी हुकूमतों का ये अलमिया है कि एक हुकूमत जो है वो गुज़श्ता हुकूमत के मंसूबे जो हैं उनमें रोड़े अटकाती है, उनको मौखर कर देती है और वहाँ फिर नुकसान होता है कौमी ख़जाने का। जी, तो ये जो मंसूबा है नारोवाल का यानी स्टेडियम का, इसको हर हालत में मुकम्मल होना चाहिए। वज़ीर आज़म को भी कोशिश करनी चाहिए थी और वज़ीर आला पंजाब जो है इनकी भी जिम्मेदारी थी। अभी भी आप देखिए कि ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा भी वो मुकम्मल कर रहे हैं, अगरचे तौअन व करहनी कर रहे हैं और बड़ी ताख़ीर हो गई है। इसके बावजूद देखिए, कौमी ख़जाना जो है लोगों का पैसा है ना, आप उसे ज़ाया करना तो एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ एक नुकसान पहुँचाना है और इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए। बाकी जहाँ तक रेफरेंस का ताल्लुक है जी, वो तो अब मेरी ज़ाती राय तो ये है कि देखिए, मैं तो जो साबिक वज़राए आज़म हैं उनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर हो रहे हैं, मैं तो उनके बारे में गौर कहता रहता हूँ, उनकी तनकीद करता रहता हूँ कि रेफरेंस जो वज़ीर आज़म का मनसब जो है उसका एहतराम करना चाहिए, वज़ीर आला के जो मनसब का एहतराम करना चाहिए। अगर कोई खुली बददियानती नहीं है तो किसी इंतज़ामी ताख़ीर की बुनियाद पर या इंतज़ामी फैसले की बुनियाद पर नैब को इस तरह के रेफरेंस दायर नहीं करने चाहिए। जो तो एहसन इकबाल साहब जिसकी दरख्वास्त नवाज शरीफ साहब के बारे में, तो एहसन इकबाल साहब जो हैं वो जो बात कह रहे हैं, वो मैं तो कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी इस तरह के रेफरेंस दायर नहीं होने चाहिए। और ये इमरान खान साहब के खिलाफ जो रेफरेंस है ये भी एक बद इंतज़ामी पर है ना, उन्होंने एक फैसला बर वक्त नहीं किया, यानी कोई करप्शन तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती ना। तो वज़ीर आज़म का फैसला करने का जो हक है वो बाकी रहना चाहिए। अभी आज ही आप देखिए, नवाज शरीफ साहब पर एक रेफरेंस दायर हो गया कि जनाब उन्होंने एक सड़क बनवा दी थी। नहीं, वो लाहौर में रेफरेंस एक रेफरेंस नहीं, वो रेफरेंस नहीं है सर, वो इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दी गई है।
सॉरी हाँ सॉरी इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है। हाँ। तो आप मुझे बताइए कि अगर एक वजीर आला जो है या वजीर आजम जो है कोई सड़क बनाने का हुक्म देता है तो इसमें उसकी कोई सवाबदीदी इख्तियार भी तो होना चाहिए। कोई लोगों का नुमाइंदा है, करोड़ों लोगों ने उसको वोट दिया है। और आप अभी आप देखें एक और रेफरेंस चल रहा है और ये कहा गया कि उनके घर पे लंदन पे जाके नोटिस लगा दो। नहीं वो तो तोशा खाना का है में जो तहाइफ आते वो तोशा खाने का है ना। वो अगर जो तहाइफ मिलते थे गैर मुल्की सरबराहों से वो उन्होंने खरीद लिए और वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनको दे दिए, उस पर भी रेफरेंस है। बात यह है कि कायदा और ज़ाब्ता तो ये था, मैं इसके हक में नहीं हूँ। मेरे ख्याल में ये सारे जो तहाइफ हैं जो जमा हो सकें वो कौमी अजायब घर में जमा होने चाहिए और जो बेचे जाने चाहिए वो नीलामी होनी चाहिए उनकी। मगर इसके बावजूद जो आपने कायदे और ज़ाब्ते बनाए थे उनके मुताबिक वजीर आज़म और सदर या कोई दूसरा ओहदेदार अपने वो तहाइफ जो हैं उनकी एक ख़ास कीमत अदा करके उन्हें हासिल कर सकता था। तो उस पर एक रेफरेंस तैयार करना ये तो एक मज़ाक़ खेज़ बात है। आप उस कायदे को बदल दें, देखिए उसमें सर गुजारिश आप सर आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये जो एक बीबीसी की रिपोर्ट है इसके मुताबिक जब ये रेफरेंस फाइल हुआ था तोशा खाना वाला तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने कवानीन में ये इस रेफरेंस पे इल्ज़ाम है उन कवानीन में नरमी पैदा करके साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोशा खाने से गाड़ियाँ ख़रीदने की इजाज़त दी। और नवाज शरीफ साहब के बारे में तो ये कहा जाता है तब वो वज़ीर आज़म नहीं थे जब उनको ये गाड़ियाँ दी गई। और इसमें जी ये तो मैं इल्ज़ाम बता रहा हूँ। और फिर जरदारी साहब पे तो इस प्रोसिक्यूटर नया प्रोसिक्यूटर ये कहते हैं कि जरदारी साहब ने गाड़ियों की सिर्फ 15% कीमत अदा की और ज़ाती इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि ये जो रकम अदाई की गई वो भी जाली अकाउंट के जरिए की गई। ये उनका मौक़िफ़ है। दूसरा वो जाली अकाउंट का मामला तो एक अलग मामला है ना। देखिए जो आपने कीमत सरकार ने मुकर्रर की 15% या 20% कीमत अदा करनी पड़ती थी वो अदा कर दी गई। असल मामला यह है कि नवाज शरीफ साहब को वो पहले गाड़ी मिली हुई थी तोहफे में वो उनको दी नहीं गई और वो यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनको इजाजत दे दी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ज्वाइन किया, उनकी लीगल ओपिनियन भी लेते हैं। आप बात पूरी करने पहले चलिए वो बात करते हैं लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं जी 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 बात तो सुन लेना यार। यूसुफ रज़ा गिलानी वजीर आज़म पाकिस्तान थे, उनको हक हासिल था कोई ज़ाब्ता जो है उसमें नरमी करने का। आपने तमाशा बना दिया वजीर आज़म के मनसब को। प्राइमरी स्कूल का बच्चा है वो जो चाहता है चपत लगा दे उसको आके। ये इस मनसब का वजीर आज़म करोड़ों आवाम का मुंतखब शख्स है। कोई तमीज सीखनी चाहिए हमारे अदारों को और हमारे लोगों को। उसके बारे में बात करते हुए आप ये देखिए सर आपकी बात ठीक है। इखलाकी तौर पर भी तो पोजीशन होती है ना। ये तमाम लोग जिन्होंने तोशा खाना से कम पैसे देकर गाड़ी क्यों नहीं है सर? ये कानून है। इसलिए कि ये कोई गरीब मुझे दे सकती है सरकार 10% गाड़ी पैसे मैं देता हूं अगर मुझे गाड़ी दे सकती तोशा खाना से सवाल ही नहीं पैदा होता सर। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये जो कोई तोहफा मिला है ये जो नरमी थी ये नवाज शरीफ साहब के लिए पैदा की जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे। आप बात तो सुन लें, आपको कोई तोहफा मिला है वजीर आजम को या सदर को तोहफा मिला वो तोहफा खरीदा जा सकता है। वो कायदा और ज़ाब्ता यही था, गलत हो सकता है। आप सरकारी अफसरों को 5 करोड़ का प्लॉट है सही कह रहे हैं 50,000 में दे देते। सही कह रहे हैं 10 लाख रुपए की मद का जो तोहफा है वो आप रख सकते हैं। 10 लाख की मद से ऊपर होगा वो आप सरकारी खाने में जमा करवाएं। लेकिन आप इसका कंपेरिजन है, मैं तारड़ साहब के पास जाता हूं। आपको सही है नहीं कंपैरिजन नहीं है, आप गलत बात कर रहे हैं। एक और सुनिए। एक उसकी कीमत है, उसकी परसेंटेज है, वो दे के आप ले सकते हैं। आप उस कायदे को बदल दें मगर जब वो कायदा मौजूद था या वजीर आज़म ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ये फैसला किया तो फिर उसका एहतराम होना चाहिए। ठीक हो गया। अब ये को दे देनी चाहिए थी गाड़ियां। मैं आपकी राय का एहतराम करता हूं लेकिन गलत कर रहे हैं। ठीक ये मुस्तहिक और नो नहीं मैं ऐसे बात नहीं करूंगा। मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक का मसला नहीं।
है। हमें सोचना चाहिए लोगों का मजाक उड़ाने से पहले। चले ठीक ठीक, अब हमारे मैं अपने आप को काबू रखना चाहिए। ठीक हो गया, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। जरा जाते जाते तारड़ साहब के पास जाने से पहले मैंने ये चेक किया शामी साहब कि हमारे हमसाया मुल्क में तोशा खाना में जो चीज़ें आती हैं उनकी फहरिस्त, उनकी डिटेल किस तरह से होती है? क्या वहाँ भी ऐसे वज़ीर आज़म जो हैं वो सस्ती कम पैसे दे के ले लेते हैं कीमती तोहफ़ या नहीं? तो जो इंडिया की मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी वेबसाइट पर तोशा खाना में जितने भी तोहफ़ आते हैं महीना हफ्तावार के हिसाब से, उनकी पूरी की पूरी फहरिस्त आवेज़ा कर दी जाती है कि सरकार को, भारत सरकार को ये तोहफ़े मिले हैं नरेंद्र मोदी साहब को या फ़लाँ को। और वहाँ कोई वज़ीर आज़म ने कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जैसे हमारे यहाँ की जाती है। तो मैंने यही चीज़ चेक करने के लिए जब पाकिस्तान की बिल्कुल दुरुस्त है, पाकिस्तान की वेबसाइट को एक्सेस किया, फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट पर, तो वहाँ तोशा खाना लफ्ज़ अगर आप लिखें तो जवाब आता है नो रिसर्च रिजल्ट फाउंड। बहरहाल आज़म नज़ीर तारड़ साहब खुशामदीद सर आपको प्रोग्राम में कहते हैं। जरा भाई पहले नहीं पहले एक बात सुन लें जी, एक बात सुन लें। मैं ये जो तोशा खाने के जो जवाबत हैं मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूं। ठीक है, जवाबत वही होने चाहिए जो इंडिया में है, सही है। लेकिन क्योंकि आपने बनाए हुए हैं तो फिर उनका इत्तलाक जो है वो कोई मुजरमाना कार्रवाई नहीं है। दोनों बातों में एक फर्क समझिए आप। चले तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आसिन इकबाल साहब तो चले गए हैं नैब में रेफरेंस के लिए वज़ीर आज़म के खिलाफ। सर जो जिन बुनियादों पर वो गए हैं, कितनी कानूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग वो नज़ीरें हैं? जी सलाम जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं पहले तो शामी साहब की उस बात से जरूर मुत्तफिक हूँ कि हमने अपने इदारों को और इदारों में जो मनसब हैं उनको बेतौकीर करने की सलाह कर दी है और उस पर हम डट के खड़े हो गए हैं सारे। कि इस वक्त भी आपके मुल्क के 5 मेरे ख्याल में जो साबिक वज़ीर आज़म हैं और एक जो सदर पाकिस्तान रहे हैं वो सारे मुख्तलिफ अदालतों में फौजदारी मुकदमात का सामना कर रहे हैं। तो वो बात तो अब निकल गई ना कि जी आप वो कानून ज़ाब्ते की बात है या नहीं है। देखिए, जहाँ पे कानून में कोई एक्ट करना जुर्म है वहाँ पे कुछ ओमिशन भी जुर्म में शामिल है। आपने आशियाना का केस सुना होगा। मियां शहबाज शरीफ का केस ये बनाया गया कि ठेका जल्द या सही जैसे भी हो गया था, मियां शहबाज शरीफ को ठेका कैंसिल नहीं था करना चाहिए, इसलिए उस पर केस बना दिया। ये भी एहसन इकबाल की बात यहाँ तक कहना दुरुस्त है कि अगर सरकारी खजाने से एक प्रोजेक्ट जो कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है और प्रॉब्लली वो पाकिस्तान की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है जो कि बनी है, उस पर अगर 85% काम हो चुका है और उस पर अरबों रुपए लग चुके हैं, तो आखिरी 1 अरब रुपया रोक के अगर आप पिछले 12 या 4 या 5 अरब जाया करेंगे तो ये कौमी खजाने को नुकसान के मुतरादिफ है और इसका बिल्कुल इस पे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जहां तक ताल्लुक है कि सिटिंग वजीर आजम के खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है या नहीं हो सकती, तो बिल्कुल अगर क्रिमिनल आता है उसमें ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, नैब कवानीन के तहत, एंटी करप्शन के तहत, तो वो जाहिर है वो कार्रवाई होगी। वो सिर्फ इम्यूनिटी प्रेसिडेंट की होती है या गवर्नर की है और उस पर जजमेंट्स आ गई हुई हैं। मैं भी ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमें अपने पब्लिक एक्सचेकर का अगर तहफ़्फ़ुज़ करना है तो पसंद नापसंद की बेसिस के ऊपर आप प्रोजेक्ट्स को शेल्फ या क्लोज नहीं करेंगे, स्पेशली ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को। उसके लिए गवर्नमेंट के अपने जो कवायदो ज़वाबित हैं उनमें बड़ी सख्ती है कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट आप नहीं रोक सकते, किसी सूरत में नहीं रोक सकते। अगर कोई उसको रोकता है जाती पसंद नापसंद की वजह से तो वो कवायदो ज़वाबित की भी खिलाफ वर्जी है और उसकी वजह से अगर ढेरों नुकसान होता है एक्सचेकर का तो फिर कानून को हरकत में आना चाहिए। ठीक, शामी साहब। वो देखें, मैंने तो पहले ही अर्ज किया ना कि एक वजीर आज़म ने या वजीर आला ने कोई गलत फैसला किया है, कोई वो इंतज़ामी तौर पर गलत है, सियासी तौर पर गलत है, लेकिन जाहिर है कि अगर वो कोई माली फ़ायदा नहीं उठाया गया, अगर कोई माली करप्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर इस तरह की कार्रवाई जो है मेरे नज़दीक उससे गुरेज करना चाहिए। और मैं तो मेरा मुतालबा इमरान खान साहब हों या कोई और शख्स हो, मेरे तो जो तोलने के वो तराजू हैं वो एक जैसे हैं, इसलिए मैं अपनी उस राय पर कायम। ठीक, बहुत शुक्रिया आज़म नज़ीर तारड़ साहब आपके वक्त। शाम से प्रोग्राम में एक ब्रेक आन पहुँचिए, मिलते हैं नाज़रीन आपसे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, वक्त कम है, अब एक बड़ा अहम मौजूद रह गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दे दी और जो सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना था वो खारिज कर दिया। अब होना क्या चाहिए था रिपोर्ट जब आ गई थी, क्योंकि मामला बड़ा उलझ गया था। शामी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दी और जो सिंध हाई कोर्ट के सिलसिले में हुक्म इम्तना था उसे खारिज किया है। और यही नहीं बल्कि इस्लामाबाद और सिंध समात मुकदमात के फैसले 3 हफ्तों के अंदर जारी करें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अपना तफसीली फैसला जारी किया उसमें यह भी लिखा गया कि इदारों को शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई से नहीं रोका जा सकता। अब देखना ये होगा कि कार्रवाई किस अंदाज में होती है, किस समत में होती है, गवर्नमेंट इससे निकालती क्या, उसकी आउटपुट क्या निकलेगी। और मोर ओवर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि क्या जो शुगर प्राइसेस हैं वो भी फिक्स हो पाएंगी या नहीं हो पाती, क्योंकि उनका तयन करना भी अज़हद लाजिम है। मार्केट प्राइस पर छोड़ना काफ़ी नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि फिर शुगर मिल एसोसिएशन या मुकामी डीलर्स जो है अपनी मर्जी से इसकी प्राइस भी एडजस्ट कर सकते हैं। वक्त प्रोग्राम का नाज़रीन आज यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।